नमस्कार दोस्तों, मैं मिसेस राज आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर एजुकेशन विद मी। आज हम इस वीडियो में MCQs ऑन टीचिंग एप्टीट्यूड 100 क्वेश्चंस को देखेंगे और हमारा जो टारगेट है 2021 में JRF पाने का उसे हम पाकर रहेंगे और हर टॉपिक के जो 10 मार्क्स रहते हैं उसे हम कंप्लीट कवर कर लेंगे। सो लेट्स क्रैक इट दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। इस वीडियो में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इन 100 प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों पहला प्रश्न देखिए, शिक्षण की प्रक्रिया को विभाजित किया जा सकता है राजनीतिक पृष्ठभूमि के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। दोस्तों इसमें जो ऑप्शंस है उन ऑप्शंस को देखेंगे 3 वर्गों में, 4 वर्गों में, 2 वर्गों में, 5 वर्गों में। तो इसका सही उत्तर है 3 वर्गों में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निरंकुश शासन तंत्र के अनुकूल शिक्षण की परिभाषा के प्रवर्तक है HC मॉरिसन, NL गेज, जॉन ब्रूबेकर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है HC मॉरिसन। अगला प्रश्न देखिए, NL गेज का निम्नलिखित में से संबंध है प्रजातांत्रिक प्रणाली संबंधी शिक्षण की परिभाषाओं से। ऑप्शन बी है निरंकुश प्रणाली संबंधी शिक्षण की परिभाषाओं से। ऑप्शन सी है हस्तक्षेप रहित प्रणाली संबंधी शिक्षण की परिभाषाओं से। डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, एक राष्ट्र की राजनीतिक प्रणाली वहाँ के शिक्षण को प्रायः प्रभावित करती है क्योंकि राजनेता शिक्षा तंत्र को अपने प्रभाव में रखना चाहते हैं। ऑप्शन बी, राजनीति ही राष्ट्र के शिक्षा मूल्यों का निरूपण करती है। ऑप्शन सी है, राजनेताओं की स्वार्थ पूर्ति होती है। शिक्षा तंत्र को अपने प्रभाव में रखकर ही राजनीतिक अपेक्षाओं की पूर्ति की जा सकती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जॉन ब्रूबेकर प्रभावित है किससे? ठीक है, शिक्षा प्रक्रिया से, शिक्षा दर्शन से, शिक्षा विधि से, हस्तक्षेप रहित शिक्षण प्रणाली से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, हस्तक्षेप रहित प्रणाली, शिक्षण प्रणाली से। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना। यह व्यक्त किया है। यह जो परिभाषा है यह किसने दी है? तो ऑप्शन देखिए, गेज ने, रियांस ने, एमिडोन ने, मॉरिसन ने। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षण को आप मानते हैं ए ऑप्शन, एक परिपक्व एवं दूसरे परिपक्व व्यक्ति के मध्य संबंध, एक अंतः प्रक्रिया मात्र, सी सीखने में सहायक प्रक्रिया, डी उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षण संभव नहीं है। ऑप्शंस, 2 परिपक्व व्यक्तियों के मध्य जो किसी एक समान विषय में पारंगत है, विद्यालय के बाहर, बिना पाठ्यक्रम के। डी है उपर्युक्त सभी परिस्थितियों में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, दूसरों को दिशा निर्देशन करने यानी सीखने के लिए तथा अन्य प्रकार से निर्देशित करने की प्रक्रिया ही शिक्षण है। यह कथांश है किसका है? एमिडोन का, रियांस का, वर्ल्ड बुक एनसाइक्लोपीडिया का या मॉरिसन का? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, ठीक है, रियांस का। अगला देखिए, शिक्षण प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रिया की ओर संकेत नहीं करती? ठीक है, अंतः प्रक्रिया, व्यावसायिक प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, सामाजिक प्रक्रिया। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षण है क्या है? ऑप्शंस देखिए, आमने सामने चलने वाली प्रक्रिया, स्वदेश प्रक्रिया, उपचारात्मक प्रक्रिया, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है
ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षण हो सकता है यानी क्या हो सकता है? मापन योग्य, बालोपचार योग्य, बाल सुधारात्मक, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है क्योंकि इसमें सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? तो यहाँ पर देखिए, छात्र शिक्षक पाठ्यक्रम, विद्यालय शिक्षक छात्र, बालक अभिभावक प्राचार्य, बालक पुस्तक अध्ययन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। मैंने पिछले वीडियो में एक ट्रायंगल के तौर पर एक जो चार्ट बनाया था, टीचर, स्टूडेंट और कंटेंट, ठीक है, या जो भी टॉपिक होता है या सिलेबस या पाठ्यक्रम उसे कह सकते हैं, या कॉन्टेक्स्ट भी कह सकते हैं, और इसी पर आधारित यह प्रश्न है दोस्तों। तो यह एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षण में संप्रेषण होता है। ऑप्शंस देखिए, शिक्षक एवं बालक के मध्य, शिक्षक एवं प्राचार्य के मध्य, छात्र छात्रा के मध्य, वरिष्ठ छात्र एवं कनिष्ठ छात्र के मध्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बनता है वो है ऑप्शन ए, शिक्षक एवं बालक के मध्य यह होता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षण को सुधारात्मक प्रक्रिया माना गया है क्योंकि इसमें देखिए ऑप्शंस है, इसमें शिक्षक स्वयं अपना सुधार करते हैं, इसमें शिक्षक बाल व्यवहार में अपेक्षित सुधार करते हैं, इसमें विद्यालय रूपी संस्था संपूर्ण समाज में सुधार करती है, ऑप्शन डी है। अंत में देखिए, इसमें प्राणी में सुधार करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, इसमें जो शिक्षक बाल व्यवहार में अपेक्षित सुधार करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सतत प्रक्रिया का अर्थ क्या है? ठीक है, ऑप्शंस देखिए, सदैव चलने वाली प्रक्रिया, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया, घर से लेकर विद्यालय तक चलने वाली प्रक्रिया, घर एवं स्थान हर क्षण चलने वाली प्रक्रिया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, ठीक है, घर एवं स्थान हर क्षण चलने वाली प्रक्रिया। अगला प्रश्न देखिए, एक उत्तम शिक्षण की विशेषता क्या है? ऑप्शंस देखिए यहाँ पर, अपेक्षित सूचनाओं का आदान प्रदान करना, प्रजातांत्रिक आदर्शों के प्रति अनुकूलन, निर्देशात्मकता और उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, उत्तम शिक्षण का एक गुण नहीं है, यह संवेगात्मक अस्थिरता का सृजन करता है, ऑप्शंस है, यह बाल कठिनाइयों का उपचार करता है, यह बाल कठिनाइयों का निदान करता है, यह छात्र योग्यताओं में संवर्धन करता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, यह संवेगात्मक अस्थिरता का सृजन करता है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, भारतीय परिस्थितियों में जो उत्तम शिक्षण को आधारशील है, उत्तम शिक्षण की आधारशिला है। ऑप्शंस देखिए, प्रजातांत्रिक मूल्य, छात्र योग्यताओं का संवर्धन, शिक्षक एवं मित्र एवं दार्शनिक, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है उपर्युक्त सभी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण को वर्गीकृत किया जाता है। ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक शिक्षण में, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक शिक्षण में, आध्यात्मिक, भौतिक एवं मानसिक शिक्षण में। ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक शिक्षण में। अगला प्रश्न देखिए, ज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध किससे है? मानसिक योग्यताओं से, शारीरिक योग्यताओं से, गामक योग्यताओं से, उपर्युक्त सभी योग्यताओं से। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, मानसिक योग्यताओं से। अगला प्रश्न देखिए, मानसिक योग्यताओं में क्या समाहित है? स्मृति, तर्क, चिंतन, सृजनात्मकता। ऑप्शंस है, रुचि, अवधान, भावुकता, क्रियाशीलता और मनः क्रिया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, स्मृति, तर्क, चिंतन, सृजनात्मकता, रुचि, अवधान, ठीक है।
अगला प्रश्न देखिए, शिक्षण में 3H से तात्पर्य क्या है। मैंने पिछले वीडियो में जो 3H होता है, शिक्षण उद्देश्यों का जो वर्गीकरण किया है, मैंने वहाँ पर बता दिया है। अब यहाँ पर देखिए उसी पर प्रश्न पूछा गया है। शिक्षण में 3H से तात्पर्य क्या है। हैंड, हार्ट एंड हेड। हार्ट, हर्ट एवं हेड। हेडमास्टर, हेड ऑफिस, हेड क्लर्क, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, हैंड, हर्ट और हार्ट। ठीक है, ऑप्शन ये आता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रशंसनीय गुणों एवं मूल्यों को रखा जाता है भावात्मक शिक्षण क्षेत्र में, ज्ञानात्मक शिक्षण क्षेत्र में, मनोगत्यात्मक शिक्षण क्षेत्र में, उपर्युक्त सभी में। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, मनोगत्यात्मकता का अर्थ क्या है, प्रश्न पूछा है। ऑप्शंस देखिए, मन की गति अत्यधिक तीव्र होती है, मन के विचार गामक होते हैं, मानसिक योग्यताएं ही वास्तविक व्यवहार में अभिव्यक्त होती है, एक सामान्य मनोवैज्ञानिक प्रत्यय है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, मानसिक योग्यताएं ही वास्तविक व्यवहार में अभिव्यक्ति होती है। अगला प्रश्न देखिए, मांसपेशीय क्रियाएं एवं समस्त अभिव्यक्त मानव व्यवहार को संग्रहित करते हैं। इस प्रश्न का जो ऑप्शन है नीचे दिए गए हैं। भावात्मक शिक्षण की स्थिति में, ज्ञानात्मक शिक्षण परिस्थिति में, मनोगत्यात्मक शिक्षण के अंतर्गत, उपर्युक्त में भी नहीं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है देखिए ऑप्शन सी, मनोगत्यात्मक शिक्षण के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखिए, ठीक है, शिक्षण प्रायः शिक्षण प्रदान करते हैं। ऑप्शंस देखिए यहाँ पर, एक समान यानी यूनिफॉर्म स्तर पर, विविध स्तरों पर, त्रिस्तर पर और चतुष्पद स्तर पर। ठीक है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, त्रिस्तर पर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में शिक्षण के 3 स्तर प्रदर्शित है, चिंतन स्तर, अवबोध स्तर, स्मृति स्तर। इसका सही सत्य विकल्प, इनमें से सत्य विकल्प कौन सा है। 1 2 3, 3 2 1, 2 3 1, 3 1 2। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 3 2 1। पहले स्मृति स्तर आता है, बाद में अवबोध स्तर आता है और अंत में चिंतन स्तर आता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, स्मृति स्तर के शिक्षण का संभावित संबंध छात्र के निम्नलिखित व्यवहार से होगा। पुनर्वहन, पहचान, बोध। डी है केवल ए और बी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, केवल ए एवं बी। अगला प्रश्न देखिए, एक उत्तम शिक्षक को न्यूनतम ढंग से किस स्तर तक शिक्षण करना चाहिए। अवबोध स्तर, स्मृति स्तर, चिंतन स्तर, मूल्यांकन स्तर। अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है अवबोध स्तर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, शिक्षक को उत्तम शिक्षण को चिंतन स्तर तक पहुंचाना चाहिए। प्रभावशाली कक्षा में, सामान्य कक्षा में, मानसिक दौर्बल्यता वाली कक्षा में, प्रत्येक कक्षा में। इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, प्रभावशाली कक्षा में। अगला प्रश्न देखिए, स्मृति में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, स्मृति स्तर जो है उसमें क्या सम्मिलित नहीं है। देखिए, अधिगम, पुनर्वहन, पहचान, मूल्यांकन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, मूल्यांकन। स्मृति स्तर में मास्टरी होने के बाद बालक का अधिगम स्वतः ही परिवर्तित हो जाएगा। ऑप्शन ये देखिए, अवबोध में, ऑप्शन बी चिंतन में, ऑप्शन सी कल्पना में, ऑप्शन डी संश्लेषण में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी अवबोध में। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षण एक सातत्यांक है जिसमें स्मृति स्तर से लेकर चिंतन स्तर की दूरी तय की जाती है। यहाँ इन दोनों के मध्य के अनिवार्य पड़ाव को कहते हैं।
ऑप्शन देखिए, ए मूल्यांकन स्तर, बी अवबोध स्तर, सी नैतिक स्तर, डी सृजनात्मक स्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है अवबोध स्तर, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षण को स्वरूप यानी नेचर के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, स्वरूप के आधार पर शिक्षण को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? वर्णनात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक स्वरूप में, कथानात्मक, प्रश्नात्मक, व्याख्यात्मक स्वरूपों में, क्रियात्मक, भावात्मक, संज्ञात्मक स्वरूपों में, उपर्युक्त सभी स्वरूपों में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, वर्णनात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक स्वरूपों में। अगला प्रश्न देखिए, निदानात्मक शिक्षण की आवश्यकता अनुभव की जाती है, जबकि ऑप्शंस छात्र किसी क्लिष्ट तथ्य को समझाने में असमर्थ है, छात्र किसी तथ्य को पढ़ने में असमर्थ है, छात्र पढ़ने से जी चुराते हैं और छात्र प्रतिभावान है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया जाता है। ऑप्शंस देखिए, विषयगत दुर्बलता के शिकार बालक को, पिछड़े बालक को, प्रभावशाली बालक को, ये तथा बी बिंदु में रेखांकित बालकों को। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये तथा बी रेखांकित जो बालकों के लिए उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, उपचारात्मक शिक्षण की पहचान की जाती है बालक को उपलब्धि परीक्षण देकर, बालक की कक्षा में निरंतर जांच करके, बालक के परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर, उपर्युक्त सभी परिस्थितियों में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी परिस्थितियों में। निदानात्मक शिक्षण का आधारभूत उद्देश्य देखिए, ऑप्शन देखिए यहाँ पर, बालकों की विषय संबंधी दुर्बलताओं का पता लगाना, बालकों को दुर्बल बनाना, बालकों को प्रारूपिक रूप से दुर्बल मान लेना, बालकों को पिछलग्गू बनाना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, शैक्षिक क्रियाओं के संदर्भ में शिक्षण के वर्ग है। ऑप्शंस, प्रस्तुतिकरण, प्रदर्शन, क्रिया, प्रस्तुतिकरण, उद्देश्य कथन, प्रस्तावना, चिंतन, मनन, अधिध्यासन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, शैक्षिक व्यवस्था के संदर्भ में शिक्षण को वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शंस देखिए, औपचारिक, अनौपचारिक एवं निरौपचारिक शिक्षण में, औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षण में, अनौपचारिक एवं निरौपचारिक शिक्षण में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, औपचारिक, अनौपचारिक एवं निरौपचारिक शिक्षण में। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, औपचारिक शिक्षण की महत्वपूर्ण संस्था। ठीक है, औपचारिक शिक्षण की महत्वपूर्ण संस्था परिवार, विद्यालय, अखबार और दूरदर्शन। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, विद्यालय। औपचारिक शिक्षण की पहचान निश्चित स्थान, निश्चित लक्ष्य, निश्चित समय सारणी और उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बनता है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अनौपचारिक शिक्षण की आवश्यकता अनुभव की जा सकती है। ऑप्शन देखिए, निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए, नव साक्षरों को साक्षर स्थायी बनाने के लिए, विद्यालय के ड्रॉपआउट्स के लिए, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षण प्रक्रिया में स्वतंत्र चर कौन सा है? ठीक है, शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम, प्राचार्य। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, शिक्षक, यानी स्वतंत्र चर। अगला प्रश्न देखिए, छात्र को परतंत्र चर यानी डिपेंडेंट वेरिएबल माना जाता है क्योंकि अध्यापक की गुलामी करता है, अध्यापक के शिक्षण के अनुरूप अधिगम करता है, अध्यापक को बेवकूफ़ बनाता है, अध्यापक के दबाव में पड़ता है। ठीक है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, यानी अध्यापक के
शिक्षण के अनुरूप अधिगम करता है छात्र। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा के चरों का प्रमुख कार्य क्या है? शिक्षा के चरों का प्रमुख कार्य, ऑप्शन देखिए, निदानात्मक, उपचारात्मक, मूल्यांकन, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। निदानात्मक कार्य में सम्मिलित है, ऑप्शन देखिए, छात्रों का पूर्व व्यवहार, पाठ्य वस्तु के घटकों का विश्लेषण, उपर्युक्त दोनों ही और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ठीक है, यानी छात्र का पूर्व व्यवहार और पाठ्य वस्तु के घटकों का विश्लेषण, ये दोनों भी निदानात्मक कार्य में समावेशित है। अगला प्रश्न देखिए, निदानात्मक शिक्षण के अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख दायित्व है छात्रों के पूर्व व्यवहार का निर्धारण करना, छात्रों की वैयक्तिक व्यवहार संबंधी सूचनाओं को संकलित करना, कार्य विश्लेषण करना, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। शिक्षण संबंधी अगला प्रश्न है, शिक्षण संबंधी उपचारात्मक कार्य का संबंध है। ऑप्शंस देखिए, शिक्षण कौशल्य को व्यवहार परक बनाना, पृष्ठ पोषण प्रविधियों की व्यवस्था करना, उपर्युक्त दोनों ही और उनमें से उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी उपर्युक्त दोनों ही। शिक्षण संबंधी जो उपचारात्मक कार्य का संबंध होता है वो शिक्षण कौशल को व्यवहार परक बनाना और पृष्ठ पोषण प्रविधियों की व्यवस्था करना। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षण सातत्यांक की परिकल्पना की जाती है अनुबंधन से लेकर विश्वास प्रतिपादक तक। ऑप्शंस देखिए यहाँ पर, व्यवहारिक परिवर्तन से लेकर विश्वास परिवर्तन तक, प्रारूपिक सामान्य अधिगम से लेकर संपूर्ण अवस्था में परिवर्तन तक, उपर्युक्त सभी सत्य है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सत्य है। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षण सातत्यांक के प्रमुख पद होते हैं, कौन से होते हैं उसके संदर्भ में है। ठीक है, प्रतिपादन, अनुदेशन, प्रशिक्षण, अनुबंधन और उपर्युक्त चारों में सातत्यांक की कड़ी जोड़ना है हमें। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए मतलब अनुबंधन आता है, बाद में प्रशिक्षण आता है, उसके बाद अनुदेशन आता है, बाद में प्रतिपादन। अगला प्रश्न देखिए, अनुबंधन द्वारा व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, कुत्ते एवं बिल्ली के, मानव शिशु के, वयस्क व्यक्ति के, उपर्युक्त सभी के। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, इसका जो उत्तर है, ठीक है, उपर्युक्त सभी क्या आता है। अनुबंधन के प्रणेता कौन है? अनुबंधन पावलोव, गास्टाल्ट, स्किनर और थॉर्नडाइक। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन ये पावलोव। अगला प्रश्न देखिए, प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ऑप्शंस देखिए, मांसपेशियों को, निम्न श्रेणी के जीवों को, दस्तकारों को, उपर्युक्त सभी को। तो यहाँ पर आता है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी को। अनुदेशन प्रदान किया जाता है, किस किस को किया जाता है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन है प्रश्न के, कक्षा के अंदर, प्रार्थना स्थल पर, सर्वत्र, कहीं न कहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, कक्षा के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिपादन किया जाता है। ऑप्शंस देखिए, ब्रेन वॉशिंग के द्वारा, आमूल विचारों में परिवर्तन करके, समूल विश्वासों में परिवर्तन करके, उपर्युक्त सभी में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य अनुदेशन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है बालक के व्यवहार परिवर्तन एवं आदतों का विकास करना। ऑप्शन बी है बालक के व्यवहार में परिवर्तन करना तथा कौशल्यों का विकास करना। ऑप्शन सी है ज्ञान का प्रसारण एवं ज्ञान का विकास करना। ऑप्शन डी है विश्वास परिवर्तन तथा विश्वास एवं मूल्यों का विकास करना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, ज्ञान का प्रसारण एवं ज्ञान का विकास करना। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिपादन
इंडोक्ट्रिनेशन कहते हैं इसे ही, पद में प्रदान किया जाने वाला ज्ञान का रूप होगा। ठीक है, इसमें जो प्रतिपादन पद में प्रदान किए जाने वाला जो ज्ञान का रूप है वो कौन सा है हमें देखना है। ऑप्शंस देखिए, अमूर्त, प्रारूपिक कौशल्य, प्रारूपिक आदत निर्माण, और डी है मूर्त ज्ञान। अमूर्त नहीं, मूर्त ज्ञान है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है अमूर्त ज्ञान। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, उच्च स्तरीय क्रियात्मक ज्ञान यानी हाई लेवल एक्शन ओरिएंटेड नॉलेज कह सकते हैं हम इसे। ज्ञान का संबंध देखिए, ऑप्शन देखिए, अनुबंधन से, प्रशिक्षण से, ज्ञानात्मक स्तर से, अनुदेशन से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रशिक्षण से। अगला प्रश्न देखिए, नियम एवं सिद्धांतों का अधिगम कराया जाता है। ऑप्शन देखिए, अनुदेशन के द्वारा, प्रतिपादन के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा, उपर्युक्त सभी के द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रतिपादन के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, अवबोध स्तर पर यदि आप शिक्षण करना चाहते हैं तो शिक्षण सातत्यांक का चयन करेंगे। ऑप्शन देखिए, प्रशिक्षण, अनुदेशन, अनुबंधन और प्रतिपादन। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, अनुदेशन। अगला प्रश्न देखिए, आप बालकों में सकारात्मक अभिवृत्तियों के विकास के लिए क्या करेंगे। ठीक है, इसमें ऑप्शन देखिए, प्रतिपादन स्तरीय शिक्षण, अनुदेशन केवल, अनुबंधन केवल और प्रशिक्षण केवल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, प्रतिपादन स्तरीय शिक्षण। अगला प्रश्न देखिए, संकेताधिगम का संबंध है अनुबंधन से, तो बहुभेदीकरण समप्रत्ययों के अधिगम का संबंध होना चाहिए। ऑप्शंस देखिए, ये है प्रशिक्षण से, बी प्रतिपादन से, सी अनुदेशन से, डी उपर्युक्त सभी से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है अनुदेशन से। अगला प्रश्न देखिए, औपचारिक शिक्षा का प्रभावी घटक है अनुदेशन। ऑप्शन है अनुदेशन, ऑप्शन बी है प्रतिपादन, ऑप्शन सी प्रशिक्षण, ऑप्शन डी अनुबंधन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुदेशन। अगला प्रश्न देखिए, प्रशिक्षण द्वारा किया जा सकता है कौशलों का विकास, स्वस्थ आदतों का विकास, कृत्रिम व्यवहारों का निर्माण। ऑप्शन डी है मानव निर्माण। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, कौशलों का विकास। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, शिक्षण की अवस्था है पूर्व तत्परता अवस्था, अंतः प्रक्रिया अवस्था, शिक्षण तत्परता के पश्चात की प्रक्रिया, पश्चात की अवस्था, उपर्युक्त तीनों अवस्थाएं। तो इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों अवस्थाओं में शिक्षण की अवस्था हमें देखने को मिलती है। शिक्षण की अवस्था में ये तीनों अवस्थाएं हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, शिक्षण की पूर्व तत्परता अवस्था में संपन्न होने वाली प्रमुख प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन है, शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित करना, पाठ्य वस्तु के संबंध में निर्णय लेना, प्रस्तुतिकरण के लिए क्रमबद्ध व्यवस्था करना, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया शिक्षण की पूर्व तत्परता से संबंधित नहीं है। ऑप्शन देखिए, शिक्षण की युक्तियों एवं प्रविधियों संबंधी निर्णय लेना, विशिष्ट पाठ्यवस्तु के लिए युक्तियों का विकास करना, छात्रों से मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पूछना, डी है प्रस्तुतिकरण की क्रमबद्ध व्यवस्था करना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, छात्रों से मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पूछना। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षण की अंतः प्रक्रिया अवस्था से संबंधित है, कक्षा के आकार प्रकार की अनुभूति, छात्रों का निदान, क्रिया एवं प्रतिक्रिया, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षण की अंतः प्रक्रिया अवस्था में अंतर्गत क्रिया प्रतिक्रिया पद का संबंध है। ऑप्शंस देखिए, ये उद्दीपकों के चयन से, बी उद्दीपकों के प्रस्तुतिकरण से, युक्तियों के प्रयोग से और उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। शिक्षण की तत्परता के बाद की अवस्था का वास्तविक रूप में संबंध है
ऑप्शंस देखिए, मूल्यांकन से, छात्रों की उपलब्धि परीक्षण से, उत्तम मूल्यांकन प्रविधियों के चयन से, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मूल्यांकन से। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षण क्रियाओं का महत्व है। अध्यापकों के द्वारा कक्षा में प्रवेश करने से पूर्व तथा बाद की जाने वाली संपूर्ण क्रियाओं का ज्ञान। ऑप्शन बी है अध्यापकों के द्वारा शिक्षण कौशलों में अपेक्षित सुधार। ऑप्शन सी है अध्यापकों के द्वारा शिक्षण चरों का उत्तम ज्ञान। और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ज्ञाने के अनुसार सीखने की प्रक्रिया, सीखने के प्रमुख प्रकारों की संख्या कितनी है? ठीक है। इस प्रश्न का जो ऑप्शन है 4, 5, 6 और 8। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 5 प्रकार से। अगला प्रश्न देखिए, ज्ञाने ने प्रमुख सीखने का एक प्रकार नहीं है। ज्ञाने के प्रमुख सीखने में से एक प्रकार नहीं है। ऑप्शन देखिए, उद्दीपक, अनुक्रिया संबंध, बहुभेदीय विभेदीकरण, अनुबंधन और प्रत्यय अधिगम। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है अनुबंधन। यह सीखने की प्रक्रिया का एक प्रकार नहीं माना जाता ज्ञाने के अनुसार। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 76वां प्रश्न है, शिक्षण अधिगम के मध्य संबंध है। ऑप्शंस देखिए, शिक्षण अधिगम दोनों के योग से प्रभावी शिक्षण का विकास संभव है। ऑप्शंस बी, शिक्षण सिद्धांतों के विकास में अधिगम सिद्धांतों का अत्यधिक महत्व है। सी, शिक्षण स्वोद्देश्य प्रक्रिया है जो अपेक्षित अधिगम तक पहुंचती है। डी, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, गेज महोदय के अनुसार शिक्षण की मनोवैज्ञानिक शक्तियां हैं। ऑप्शंस देखिए, ये व्यवहार में परिवर्तन करने वाली शक्तियाँ, बी अधिगम परिस्थितियाँ संबंधी शक्तियाँ, ज्ञानात्मक शक्तियाँ और उपर्युक्त सभी शक्तियाँ। ऑप्शन डी है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, रॉबर्ट ज्ञाने के अनुसार अधिगम परिस्थितियों के प्रमुख प्रकार कितने हैं? ऑप्शंस देखिए, ये 7, बी 6, सी 9 और डी 10। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 6। अगला प्रश्न देखिए, रॉबर्ट ज्ञाने के अनुसार अधिगम परिस्थितियों के स्तरीकरण में दोनों छोरों पर रहने वाली अवस्थाएं। ठीक है। ऑप्शन ए देखिए, उद्दीपन, अनुक्रिया एवं शाब्दिक स्तर पर संबंध। ऑप्शन बी, उद्दीपन, अनुक्रिया एवं समस्यात्मक अधिगम। ऑप्शन सी, उद्दीपन, अनुक्रिया एवं अधिनियम अधिगम। ऑप्शन डी, उद्दीपन, अनुक्रिया एवं बहुभेदीय परिस्थिति। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, उद्दीपन, अनुक्रिया एवं समस्यात्मक अधिगम। अगला प्रश्न देखिए, ज्ञाने की अधिगम परिस्थितियों के स्तरीकरण में जटिल अवस्थाएं है। ठीक है। ऑप्शंस देखिए, उद्दीपन, अनुक्रिया संबंध, शाब्दिक स्तर संबंध, बहुभेदीय परिस्थिति, प्रत्यय अधिनियम एवं समस्यात्मक अधिगम और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रत्यय अधिनियम एवं समस्यात्मक अधिगम। अगला प्रश्न देखिए, ज्ञाने ने अधिगम परिस्थितियों को कितने वर्गों में विभक्त किया है? ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 8। अगला प्रश्न देखिए, ज्ञाने को अधिगम परिस्थितियों में सबसे सरलतम प्रारूप है। ठीक है। अगला इसके जो ऑप्शंस है उन ऑप्शंस को देखिए, संकेत अधिगम, अधिनियम अधिगम, प्रत्यय अधिगम, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है संकेत अधिगम। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, संकेत अधिगम यानी साइन लर्निंग का संबंध है पावलोवियन अनुबंधन से, स्किनरेनियन अनुबंधन से, उपर्युक्त दोनों में से, या ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई भी नहीं या किसी से भी नहीं। अगला इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है पावलोवियन अनुबंधन से है साइन लर्निंग का संबंध। अगला प्रश्न देखिए, उद्दीपन अनुक्रिया का संबंध ऑपरेंट कंडीशनिंग से है, क्लासिक कंडीशनिंग से है, गेस्टाल्ट अधिनियम से है,
और उपर्युक्त में से किसी से भी नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑपरेंट कंडीशनिंग से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अभिक्रमित अनुदेशन यानी प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल का जन्म माना जाता है। ठीक है, किससे माना जाता है? ऑप्शंस देखिए, क्लासिक कंडीशनिंग से, ऑपरेंट कंडीशनिंग से, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम से, ऑप्शन डी है बी एवं सी से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑपरेंट कंडीशनिंग से यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, श्रृंखला अधिगम के प्रकार हैं। ठीक है, शाब्दिक एवं अशाब्दिक अधिगम, परिमाणात्मक एवं गुणात्मक अधिगम, समस्यात्मक एवं सहयोगात्मक अधिगम और सकारात्मक एवं ऋणात्मक अधिगम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, शाब्दिक एवं अशाब्दिक अधिगम से। अगला प्रश्न देखिए, शाब्दिक सहसंबंध अधिगम को प्रचुरता से प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन देखिए, भाषा शिक्षण में, विज्ञान शिक्षण में, विज्ञान शिक्षण में और कला शिक्षण में। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है भाषा शिक्षण में। अगला प्रश्न देखिए, बहुभेदीय अधिगम का तुलनात्मक संबंध किससे है? अवबोध स्तर से, चिंतन स्तर से, ज्ञान स्तर से, स्मृति स्तर से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, अवबोध स्तर से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ठीक है, बहुवेदीय अधिगम में मास्टरी हो जाने के बाद अधिगम परिस्थितियां होगी, प्रत्यय अधिगम, अधिनियम अधिगम, समस्या समाधान अधिगम, उपर्युक्त सभी अधिगम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, प्रत्यय अधिगम। अगला प्रश्न देखिए, अधिनियम अधिगम की उत्पत्ति के परिणाम माना गया है। ऑप्शंस देखिए, 2 या 2 से अधिक श्रृंखलाओं का, ऑप्शन बी 2 या 2 से अधिक अधिगम परिस्थितियों का, ऑप्शन सी है 2 या 2 से अधिक शिक्षण चरों का, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2 या 2 से अधिक श्रृंखलाओं का। अगला प्रश्न देखिए, समस्या समाधान अधिगम का प्रत्यक्ष संबंध है। ऑप्शन ए, चिंतन स्तर से, स्मृति स्तर से, अवबोध स्तर से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, क्रॉनबैक ने शिक्षण सिद्धांतों के आधार के रूप में कितने घटकों का ब्यौरा प्रस्तुत किया है? तो अगर हम ऑप्शन देखिए, ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 7। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्रॉनबैक के शिक्षण सिद्धांत मिश्रित ढंग से नीचे दिए गए इनमें से परस्पर क्रमबद्ध बताना है हमें। और यहाँ पर देखिए, परिस्थिति, भय के प्रति प्रक्रिया, छात्रों की विशेषताएं, अर्थापन, लक्ष्य, क्रिया और परिणाम। तो यहाँ पर ऑप्शन बताया गया है इसका। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए इसका जो क्रम है, क्रमबद्ध करना है। परिस्थिति आता है, बाद में भय के प्रति प्रतिक्रिया जो आती है उसमें, उसके बाद आता है लक्ष्य, उसके बाद आता है क्रिया, उसके बाद आता है अर्थापन, उसके बाद आता है छात्रों की विशेषताएं और अंत में आता है परिणाम। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, परिस्थिति यानी उसे ही हम सिचुएशन कहते हैं। सिचुएशन में क्रॉनबैक ने क्या क्या सम्मिलित किया है, यह प्रश्न पूछा है। पाठ्य वस्तु, शिक्षक को, छात्र अधिगम सामग्री को, अधिगम उद्देश्यों को, उपर्युक्त सभी को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी को। अगला प्रश्न देखिए, क्रॉनबैक के अनुसार अर्थापन यानी इंटरप्रिटेशन कह सकते हैं हम उसे, से अभिप्राय क्या है? ठीक है, ऑप्शन देखिए, छात्रों के अधिगम लक्ष्य, ऑप्शन बी छात्रों का मूल्यांकन, ऑप्शन सी छात्रों के पूर्व अनुभव, ऑप्शन डी छात्रों का अनुशासन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, छात्रों के अधिगम लक्ष्य। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षण की उत्तर क्रिया अवस्था का यानी पोस्ट टीचिंग स्टेज कह सकते हैं इसे, का संबंध बताना है हमें यहाँ पर। ऑप्शंस देखिए, शिक्षण द्वारा व्यावहारिक परिवर्तन में वास्तविक रूप की परिभाषा करना, मूल्यांकन की उपयुक्त प्रविधियों का चयन करना, प्राप्त
परिणामों से शिक्षण नीतियों में परिवर्तन करना और उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षण क्रियाओं का महत्व। ऑप्शन देखिए यहाँ पर, शिक्षकों की दिशा निर्देश मिलता है कि उन्हें कक्षा में प्रवेश करने से पूर्व, कक्षा में रहकर तथा उसके पश्चात क्या करना चाहिए। ऑप्शन बी है, सीखने और सिखाने की क्रियाओं में घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है, स्मृति स्तर से चिंतन स्तर तक के शिक्षण को प्रभावी बनाती है, और ऑप्शन डी है, उपर्युक्त सभी सत्य है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आता है वो है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, अनुदेशन एवं शिक्षण में परस्पर एक समानता है। ऑप्शंस देखिए, दोनों ही छात्र केंद्रित होते हैं, दोनों ही विषय वस्तु केंद्रित होते हैं। ऑप्शन सी है, दोनों में ही पृष्ठपोषण, पुनर्बलम, पाठ्य विश्लेषण पर विशेष बल दिया जाता है। ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना है। शिक्षण में अनुदेशन निहित है, शिक्षण में अधिगम निहित है, शिक्षण में मूल्यांकन निहित है, शिक्षण में सर्वांगीण विकास निहित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, शिक्षण में अनुदेशन निहित है। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षण चरों के कार्य यहाँ पर पूछा है। ऑप्शन देखिए, निदानात्मक, उपचारात्मक, मूल्यांकन और उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, उपर्युक्त प्रश्नों में निदानात्मक कार्य का संबंध है, किससे है यहाँ पर पूछा है। शिक्षण समस्या का विश्लेषण करना, छात्रों के पूर्व ज्ञान का निर्धारण करना, कार्य विश्लेषण एवं व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान, और उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, उपचारात्मक कार्य यहाँ पर पूछा है। शिक्षण कौशल्य नीति एवं युक्ति का चयन, पृष्ठपोषण की प्रविधियों की व्यवस्था, निदान के अनुसार उपचार, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। यह कथन किसका है यहाँ पर पूछा है। गेट्स महोदय का, गिलफर्ड का, या गिलफर्ड महोदय का, हंटर का, या गैरेट का। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ये, गेट्स का। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में 100 से भी अधिक प्रश्नों को छुड़ाया है दोस्तों, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप जितने क्वेश्चंस को छुड़ाते जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न आएंगे उस प्रश्न को छुड़ाने के लिए आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो भी हो सकता है, और उसके साथ ही आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएंगी। और जितने प्रश्न छुड़ाते जाएंगे उतना ही आपका मतलब जो प्रश्नों को देखने का जो दृष्टिकोण है और प्रश्नों के जो उत्तर होते हैं उस पर भी आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो लो होने के बजाय अच्छा मतलब प्रिपेयर हो जाता है दोस्तों। और दोस्तों मैं यह कहना चाहती हूँ कि एजुकेशन विथ मी मेरा चैनल है, लर्न एंड क्रैक एग्जाम, सो लेट्स क्रैक इट। और मेरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, शेयर भी करते रहिएगा मेरे वीडियोज़ को आपके दोस्तों के साथ। लाइक तो बनता ही है दोस्तों, और प्रेस बेल आइकन बिकॉज ऑफ मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और टेलीग्राम को फॉलो करते रहिएगा। टेलीग्राम चैनल पर मैं क्विजेस और जो भी वीडियोस बना रही हूँ उसके सारे के सारे PDF मैं वहाँ पर डाल रही हूँ, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सक्सेस 100% मिलेगा। इस बार 2021 में GRF हमारा जो टारगेट है GRF पाने का उसे पाकर रहेंगे। सो इट्स एग्जाम टाइम, हियर्स अ बिग गुड लक विश टू यू माय ऑल स्टूडेंट। और जो भी एग्ज़ाम के रिलेटेड नोटिफिकेशन होते हैं वो सारे के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरे चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में हम और भी जो टीचिंग एप्टीट्यूड पर जितने क्वेश्चंस बनते हैं उन सारे क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। सो थैंक यू सो मच।